Good morning, students. Myself, Dr. Alka Gupta, Department of Chemistry, ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? आप सभी जानते हैं कि नोबल गैसेस कैसी होती है? कंप्लीट होती है इनकी वैलेंस शेल, यानी कि ये इनर्ट नेचर के होते हैं। नोबल गैसेस को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम पर ट्रांसफर कर देता है, और क्या फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी से जब बॉन्डिंग होती है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। दूसरा होता है कोवैलेंसी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी कि एक एटम का बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड कंडीशन में, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में शेयरिंग होती है। तो जब दो एटम्स के बीच में वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब सेम एटम्स कंबाइन करेंगे तो होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कोवलेंसी में क्या फॉर्म होता है? कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। जैसा कि नाम से शो हो रहा है कोऑर्डिनेट वैलेंसी, यानी कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे एटम को डोनेट कर देता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। तो हम लोगों को पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड। तो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट है हिटलर लंदन थ्योरी। सेकंड है पॉलिंग स्लेटर थ्योरी। और थर्ड है हुंड मुलिकन थ्योरी। पहली जो 2 थ्योरीज है, हिटलर लंदन थ्योरी और पॉलिंग स्लेटर थ्योरी, ये दोनों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और थर्ड जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिफाइन करती है। तो वन बाय वन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पहले 2 थ्योरीज डिस्कस करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहला डालेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को बोलते हैं वीबीटी शॉर्ट में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? हिटलर लंदन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हिटलर लंदन, किसी भी एटम की वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन करता है। ये कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आते हैं तभी स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यदि वो पैरेलल स्पिन में आते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया। तो इसके पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिटलर लंदन, किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, फॉर एग्जांपल हमने ए बॉन्ड बी, यानी कि ए और बी एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया,
अब जो इलेक्ट्रॉन है, ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स के बीच में ही डिलोकलाइज होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि हिटलर और लंदन ने कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू फाइंड आउट किया कि अपोजिट स्पिन में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए एक ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहां पर इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो दो हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया और उनके बीच की डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। दो कर्व आपको मिलेंगे। फर्स्ट, जब पैरेलल स्पिन में दोनों हम इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, और दूसरा जब अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को लेंगे। यहां पर आप मेजरमेंट लिख लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 0, -10, -20, -30 और -40। यहाँ पर जब बहुत डिस्टेंस होती है, यानी कि काफी डिस्टेंस पर जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। और ये पोटेंशियल एनर्जी जब पैरेलल स्पिन में लाते हैं तो कॉन्टिन्यूसली पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब बहुत डिस्टेंस पर थे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई तो ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे थे, दोनों एटम्स पैरेलल स्पिन में भी होंगे तब भी नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। यानी कि जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को या दो एटम्स को पैरेलल स्पिन में लाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होने लगेगा? रिपल्सन। उस रिपल्सन की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने के साथ जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि इस तरह से बनने वाला मॉलिक्यूल जो आपका हाइड्रोजन एटम इंडिविजुअल है आइसोलेट कंडीशन में उससे कम होती है, यानी कि स्टेबिलिटी इसकी नहीं है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जब हम अपोजिट स्पिन में लाते हैं तो जो ग्रेट डिस्टेंस पर जब न्यूक्लियाई होते हैं तब तो एनर्जी 0 होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। यहां से लेके आप ग्रेट डिस्टेंस से लेके जब दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को अपोजिट स्पिन में लाए तो देख रहे हैं आप ग्राफ कैसे जा रहा है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ग्राफ में। एक कंडीशन वो आती है जब ग्राफ में ड्रास्टिकल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि ये एक पॉइंट है लोअर एनर्जी का जहां पर आप देखेंगे दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर हो गई? बॉन्ड लेंथ। तो आप कहेंगे कि ये अपोजिट स्पिन में है तो लोअरिंग क्यों हुई पोटेंशियल एनर्जी में? इसका रीजन है कि जब दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अपोजिट स्पिन में आते हैं तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता है। कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर दोनों एटम्स अटैच हो गए, अब इसके बाद यदि आप उनको और क्लोज लाना चाहेंगे तो वो नहीं आ सकते, और आप लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसके बाद बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके बाद भी इन एटम्स को क्लोज लाएंगे तो अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन होने लगेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होने लगा, यानी कि अब अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा, अब रिपल्सन प्रोड्यूस हो जाएगा।
और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। तो आप ये समझ गए कि अपोजिट स्पिन में जब एटम्स आएंगे तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, कैसे होता है, बट कोवैलेंट बॉन्ड किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग पॉलिंग स्लेटर थ्योरी पढ़ेंगे। पॉलिंग स्लेटर ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे बढ़ाया, हिटलर लंदन थ्योरी को डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के लिए आगे बढ़ाया। तो लिखेंगे सेकेंड पॉलिंग स्लेटर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्लेटर, किसी भी एटम की वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उन ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पर किसको कंसीडर किया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ऑर्बिटल को, और ऑर्बिटल के बीच होगी ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल की कंडीशन क्या है कि वो हाफ फिल्ड होने चाहिए। दूसरा, इनमें जितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल यदि नाइट्रोजन को कंसीडर करें, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन में पी में एक इलेक्ट्रॉन होता है 2p3, ठीक है, यानी कि 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपको मिल रहे हैं और 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। और इसके साथ साथ px है, py है, pz है, यानी कि ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्सिस। इन्हीं एक्सिस पर तो हमारी लोब्स होती हैं किसी भी ऑर्बिटल की। तो जिस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, px का मतलब है कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है उसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होती है। तो आपने यहाँ पर ये भी चीज देख ली कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, उसके साथ डायरेक्शनल नेचर को फाइंड आउट करने के लिए उस ऑर्बिटल की क्या ज्योमेट्री है ये भी होना चाहिए। ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो गई। अब ओवरलैपिंग किस एक्सटेंट में है, यदि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है और यदि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मिनिमम है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे आप फाइंड आउट करते हो, जब ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर एक्सिस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। जब एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो आपकी एक जगह बॉन्डिंग हो गई। अब जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो उसके परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस में ओवरलैपिंग कैसी होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी, यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इधर ये भी पता चल गया कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह से हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उसके बीच में क्या है। तो यहाँ से आपने डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक का भी पता कर लिया। अब आप कहेंगे कि ओवरलैपिंग तो हम कर लेंगे बट हमें ये तो पता हो कि px की ज्योमेट्री क्या है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में, आप लोग पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे, शॉर्ट में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी आपको बता देते हैं।